Good morning to all the students. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रिवेन्यू एंड एनर्जी लॉसेस इन पावर सिस्टम। तो जो हमारा सब्जेक्ट है जैसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर TDEP, उसमें आपका ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है रिवेन्यू एंड एनर्जी लॉसेस। इसका मतलब आपका होता है कि जो भी हमारे सिस्टम में एनर्जी जनरेट हो रही है, वो चाहे कोई से भी पावर प्लांट से हो रही हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट से हो रही हो, चाहे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो रही हो, हाइड्रो पावर प्लांट से हो रही हो, जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है, ठीक है, तो उसके जनरेट होने के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका बड़े बड़े पावर प्लांट से जनरेट होने के बाद कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। लेकिन कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचती है? ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा। हमारे पास ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन होती है, उनके द्वारा वो कंज्यूमर्स तक पहुंचती है और इस बीच आपके बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं और इन लॉसेस का पेमेंट कंज्यूमर्स के द्वारा भी नहीं किया जाता है। इसलिए इनको हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहते हैं। जो एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, P&D लॉसेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। अब ये लॉसेस होते कौन से हैं? नाम से डिफाइन हो रहा है कि ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं वो हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहलाते हैं। अब ये लॉसेस का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला का होता है कि जितनी हमारी इनपुट एनर्जी में आ रही है फीडर से, जहाँ से एनर्जी मिल रही है, किलोवाट आवर यूनिट होती है एनर्जी की, ठीक है, तो जितनी इनपुट एनर्जी आ रही है उसमें से हम माइनस करेंगे जितना कंज्यूमर्स ने यूज की अपॉन इनपुट एनर्जी, ठीक है, और उसको 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या है? आपका एक लॉसेस फाइंड करने का मेथड होता है। यानी कि जितनी एनर्जी आई, सपोज ट्रांसमिशन से में 100 मेगावाट एनर्जी जनरेट हुई, तो 100 मेगावाट से हमारा कंज्यूमर्स ने इतनी एनर्जी यूज़ कर ली, सपोज 70 मेगावाट यूज़ कर ली, ओके, तो उसमें से वो चीज़ हम उतना माइनस कर देते हैं। परसेंटेज के लिए हम उसको निकाल लेते हैं कि सपोज आपका 20% जो था वो लॉसेस में चला गया। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में आपका 20% पावर लॉस में चली जाती है। तो ये आपके होते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। अब ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कौन कौन से होते हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो भी हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका टेक्निकल लॉसेस और दूसरा होता है कॉमर्शियल लॉसेस। तो T&D लॉसेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, हमारे 2 टाइप्स के हो गए यहाँ पे। पहला हुआ टेक्निकल लॉस और दूसरा हमारा हो जाएगा कॉमर्शियल लॉस। अब ये लॉसेस आपके क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। टेक्निकल लॉसेस का मतलब आपका है कि पावर सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मेनली हमारे होते हैं ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है। उसमें 2 मेन कंपोनेंट है, ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर। इनमें जो आपके लॉसेस हो रहे हैं, चाहे वो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से हो रहा हो या और कोई कारण से हो रहा हो, तो वो हमारे होते हैं टेक्निकल लॉसेस। और ये लगभग आपका 20 से 30% टोटल लॉसेस के हो जाते हैं। अगर आपका
ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 100 हो रहे हैं तो आपका 30 लॉस उसमें से टेक्निकल लॉसेस ही हो जाते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपके रहते हैं टेक्निकल लॉसेस। जो पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टी जो होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी का और आपका कोई कंपोनेंट है उसमें आपका लॉस आपका हो रहा है, वो आपका रहेगा टेक्निकल लॉस, ठीक है। अब ये टेक्निकल लॉस क्या होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल लॉस हमारे दो हुए, एक फिक्स टेक्निकल लॉस और एक वेरिएबल टेक्निकल लॉस, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, उसमें दो प्रकार के होते हैं ये आपके, एक होता है टेक्निकल लॉस और दूसरा कॉमर्शियल लॉस। तो अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल लॉस। टेक्निकल लॉस में पहला पार्ट हुआ आपका फिक्स टेक्निकल लॉस और दूसरा हमारा हो जाएगा वेरिएबल टेक्निकल लॉस। तो फिक्स टेक्निकल लॉस 25 से 35% तक होते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं 65 से 75% वो हमारे वेरिएबल टेक्निकल लॉस हो जाते हैं। फिक्स टेक्निकल लॉसेस में क्या है, जैसे आपका सपोज ट्रांसफार्मर है तो जब तक ट्रांसफार्मर चालू रहेगा, जब तक ट्रांसफार्मर ऑन रहेगा तब तक आपके ये फिक्स टेक्निकल लॉस रहते हैं। और फिक्स टेक्निकल लॉस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक होता है लीकेज करंट, फिर आपका ओपन सर्किट लॉस, देन डाइलेक्ट्रिक लॉस, कोरोना लॉस और लॉसेस ड्यू टू कनेक्टेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लीकेज करंट आपकी हो सकती है, ठीक है। लीकेज करंट के बाद ओपन सर्किट लॉस हमारे होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस होते हैं, कोरोना आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। कोरोना का मतलब हमारा होता है कि जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, कभी उनके नीचे ऑब्जर्व करना हमें एक साउंड सुनाई देती है। कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है, कोई स्टूडेंट बताएगा? जो आपकी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके नीचे खड़े होने पे आपको एक साउंड सुनाई देती है, आवाज़ आती है ना। अभी अगर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया है, गुड, एक दो स्टूडेंट्स ने रेस्पॉन्स दिया है, आपने साउंड सुनी है। फिर भी अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो कभी ऑब्जर्व करके देखना फिर से अच्छे से। किसी भी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं, छोटी के नीचे तो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं जनरली आपका, है ना, उसके नीचे जब खड़े होते हैं तो हमें एक साउंड सुनाई देती है, हिसिंग साउंड। जैसे आपका सांप जब रेंगता है शी करके, मतलब हमिंग साउंड उसको बोलते हैं, तो वो आपकी होती है हाँ हमिंग साउंड, ठीक है। सांप के रेंगने की जो आवाज़ आती है सर 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 करके आपकी, तो वो आपकी रहती है कोरोना। वो इफ़ेक्ट आपका कोरोना का होता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज हम बढ़ाते चले जाएंगे तो उसमें से एक लॉस के रूप में साउंड निकलती है जो हमारी होती है कोरोना लॉस, ठीक है। ये आप पढ़ोगे इसको और आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो लॉसेस हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उनमें जो भी चीज़ें हमारी आ रही हैं वो हमारा ये सब फिक्स टेक्निकल लॉसेस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल टेक्निकल लॉस की। तो वेरिएबल टेक्निकल लॉस हमारे जो होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ट्रांसफार्मर में कि दो लॉस होते हैं, एक कॉपर लॉस, एक आयरन लॉस। तो आयरन लॉस हमारा होता है फिक्स लॉस और कॉपर लॉस होता है वेरिएबल लॉस, ठीक है। तो कोरोना की सबने इफ़ेक्ट सुन लिया होगा, अब इसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा, और है ना, ये आपको जब दोबारा कहीं आप ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े हो गए तो आपको अपने आप एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये कोरोना की साउंड है। ये कोरोना जो चल रहा है वो वाला कोरोना नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों की स्पेलिंग हालांकि सेम है। तो ये आपका रहता है लॉस। पावर सिस्टम में जो लॉस होते हैं उसके रूप में एक साउंड निकलती है, वो हमारी कोरोना होता है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल टेक्निकल लॉस की। तो वेरिएबल टेक्निकल लॉस हमारे करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, जो कॉपर लॉस होते हैं वो I² R लॉस होते हैं,
करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना हमारा वेरिएबल लॉसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस में हमारे आ जाएगा जूल्स लॉसेस, इम्पीडेंस लॉसेस या लॉसेस इन करंट रेजिस्टेंस। तो सिंपली I² R अगर इसको कहें, या I² Z, जो भी हमारे करंट की वजह से लॉस हो रहे हैं वो हमारा वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस है। तो हमने दो लॉसेस यहाँ पे पढ़ लिए, एक टेक्निकल लॉस में फिक्स टेक्निकल लॉस और वेरिएबल टेक्निकल लॉस। अब अगर हम टेक्निकल लॉसेस को एक पूरा ब्रीफ इसको देखें, फॉर्मूला कह सकते हैं उसको हम, उसका टेक्निकल लॉसेस का जो फॉर्मूला है रेवेन्यू लॉसेस का, वो होता है C लॉस इक्वल्स टू C यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई E लॉस प्लस C मेंटेनेंस, MAINT शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने। अब इसको हम देख लेते हैं। C लॉसेस क्या होता है? रेवेन्यू लॉसेस। जो हमारा टेक्निकल लॉसेस की वजह से रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं वो हमारा हो जाएगा। C यूनिट्स क्या होगी आपकी, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है इलेक्ट्रिसिटी की, और E लॉस हमारा होता है कितनी एनर्जी लॉस हुई, प्लस आपका मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये आपका टोटल आ जाता है टेक्निकल लॉसेस ड्यू टू वेरियस पार्ट्स ऑफ पावर सिस्टम, चाहे वो ट्रांसफार्मर की बात हो, चाहे ट्रांसमिशन की लाइन की बात हो, जो भी कंडीशंस आ रही हैं आपकी वो रेवेन्यू लॉसेस कहलाते हैं। तो रेवेन्यू लॉसेस हमारे अब हमें क्लियर हो गए। एक तो पहला हुआ हमारा टेक्निकल लॉस जो हमने पढ़ लिया। टेक्निकल लॉसेस में हमारा दो टाइप के हो गए, फिक्स टेक्निकल लॉस और वेरिएबल टेक्निकल लॉस। फिक्स टेक्निकल लॉसेस में आपका जो फिक्स पार्ट्स होते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक की वजह से, या जैसे कोरोना हमने पढ़ा, और दूसरा हमारा होगा वेरिएबल लॉस, वो आपका करंट की वजह से I² R, I² Z, रेजिस्टेंस की वजह से, इम्पीडेंस की वजह से, ये हमारा I² R लॉस हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मिला दें तो टेक्निकल लॉसेस से जो हमारा रेवेन्यू लॉसेस आते हैं उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू लॉसेस इक्वल्स टू जितनी यूनिट लॉस्ट हुई उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपये थी और हमारी 100 यूनिट लॉस हुई, तो 100 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 प्लस जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल लॉसेस के कारण क्या होते हैं। ठीक है, रीजन्स ऑफ टेक्निकल लॉसेस, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका मेनली जो कंडीशंस होती हैं कि टेक्निकल लॉसेस क्यों हो रहे हैं, आप सब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से अपनी स्टडी कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम टेक्निकल लॉसेस को कम से कम करना चाहते हैं। तो जब भी हम किसी डिज़ाइनिंग पार्ट में जाते हैं या कोई ट्रांसमिशन लाइन बनती है, जब बिछती है, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हम लगा सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है आपका एग्जिस्टिंग लाइंस की ओवरलोडिंग। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है टेक्निकल लॉसेस होने का, एग्जिस्टिंग लाइंस की ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब आपका हुआ कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन से हमने 5000 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई थी, लेकिन हम उससे 6000 मेगावाट लाइन बना रहे हैं, यानी कि उससे हम 6000 मेगावाट की पावर को सप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका उस पर ओवरलोड पड़ेगा। अगर आप अपने सिर पे 1 कुंटल वजन रख लोगे तो आपके ऊपर ओवरलोडिंग हो जाएगी, है ना, आप बैठ जाओगे सीधा नीचे। ऐसे ही आपकी ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस अपने आप बढ़ जाएंगे अगर हम एग्जिस्टिंग लाइंस की ओवरलोडिंग करते हैं। तो हाँ, ओवरलोड हमारा सिस्टम हो जाएगा और हमारा लॉसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा होता है आपका सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं उनकी ओवरलोडिंग करना। सेम चीज़ें हैं, जैसे अगर हम एक बात कर लें, कोई गांव है, एक गांव में हमने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उस ट्रांसफार्मर से पूरे गांव के जो मीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने लोड को कंटिन्यू कर दिया, लेकिन बिजली चोरी होती है गांव में। जैसे हम गांव में जहाँ भी कंडीशन हो आपकी, जैसे आपका हीटर्स चल रहे हैं तो उनका मीटर्स में कंडीशन नहीं आती है, आप सिंपल एक वायर डाल के डायरेक्ट लाइन से कनेक्शन ले लेते हैं,
हालांकि वो कंडीशंस धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, लेकिन फिर भी बनी हुई हैं। तो वो एक ओवरलोड क्रिएट करेगा। यानी कि ट्रांसफार्मर को हमने कहा था कि ये जो गांव में मीटर्स लगे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उसको हमने बना दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपका हीटर्स चल रहे हैं, है ना, रॉड्स आपकी कनेक्टेड हैं, पानी गर्म हो रहा है उससे जाड़ों में आपका, कुछ लोग एसी भी चलाने लग गए हैं। तो वो आपका क्या क्रिएट करता है, ट्रांसफार्मर्स की ओवरलोडिंग, जिससे हमारा टेक्निकल लॉसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद पुरानी लाइंस के अपग्रेडेशन की कमी। हमें पता है कि जो कनेक्शन आज हमने लगाया हुआ है वो 10 साल बाद चेंज हो जाएगा। जो सप्लाई सिस्टम आज से 20 साल पहले था अभी भी वही सिस्टम चल रहा है कहीं कहीं। ज़्यादातर आपका विलेजेस में ये प्रॉब्लम आती है या रूरल एरिया में कि जो सिस्टम 20 साल पहले था, जो खंभे लगे हुए थे वही खंभे आज भी लगे हुए हैं, वहीं से 3 वायर जा रहे हैं, वही आपका सेम सिस्टम है। तो लोड उससे जबकि डबल ट्रिपल हो चुका है। पहले गांव में एक बल्ब जलता था, है ना, या सिंपली एक पंखा चला लिया, अब हर घर में 10-10 पंखे हैं, 5-5 पंखे हैं, लॉसेस हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ये सोनम बने लिखा है एक में एक लिमिट तक पावर जाते हैं, जितना पावर का ट्रांसफार्मर यूज होता है पर लोग ज़्यादा। हाँ, ये आपको मैंने बताया है कि एक कोई ट्रांसफार्मर अगर आपका है उससे ओवरलोडिंग का मतलब है कि जितना हमने उसको सप्लाई में बनाया है उससे ज़्यादा लोड उस पर डालोगे तो वो ओवरलोडिंग हो जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं पुरानी लाइन के अपग्रेडेशन की, या पुराने इक्विपमेंट्स का अपग्रेडेशन ना होना। अपग्रेडेशन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जो सिस्टम आपका आज से 20 साल पहले लगा हुआ है वही सिस्टम आज भी लगा हुआ है, जबकि लोड आपका कई गुना बढ़ गया है। हर घर में पंखा लग गया है, फ्रिज आ गई है, वॉशिंग मशीन आ गई है, पहले ये सिस्टम था ही नहीं ज़्यादा चीज़ें। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड भी करना है। तो उसके लिए अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो टेक्निकल लॉसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। दूसरा, इक्विपमेंट्स की ख़राब रिपेयर और मेंटेनेंस। ये एक करप्शन का पार्ट आपका है कि इक्विपमेंट जो ख़राब हो जाते हैं, सपोज कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया आपका या जल गया, बाइंडिंग जल गई उसकी, तो जब वो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जाता है तो उसको ऐसे ही हल्का सीधा उल्टा सीधा मेंटेनेंस करके भेज दिया जाता है, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। उसकी सही से मेंटेनेंस ना होना और रिपेयर ना होना, अच्छी टाइप की कॉइल या बाइंडिंग ना लगाना, वो आपका फिर से ओवरलोडिंग या ओवरहीटिंग को क्रिएट करता है और हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेस और टेक्निकल लॉसेस बढ़ जाते हैं। सेम चीज़ उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इम्प्रूवमेंट ना होना, मतलब वही बाबा आदम के ज़माने के जो सिस्टम चले आ रहे हैं वही लगे हुए हैं, कोई चेंज उसमें नहीं करना चाहते हैं। हमने अपने घर को तो अपग्रेड कर लिया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, हमने फ्रिज लगा ली, वॉशिंग मशीन लगा ली, कूलर लगा लिया, अच्छे अच्छे पंखे लगा लिए, ऑटोमेटिक पंखे आ रहे हैं कि बैठे हुए हैं आराम से और फ़ैन चला रहे हैं कि फ़ैन चल जाए, फ़ैन चल गया साउंड से, है ना। अमेजन ने एक डिवाइस निकाल दी, क्या कहते हैं उसको, स्टूडेंट बता सकते हैं बहुत जल्दी से। अमेजन ने एक डिवाइस निकाली ना जो अपना बोलती है, जो आप बोलोगे आपको कोई गाना सुनना है, गाना सुनने को चल जाएगा, आपको कोई न्यूज़ सुननी है, आपको न्यूज़ मिल जाएगी। क्या नाम है उसका डिवाइस का, किसी को पता है? बहुत ही सिंपल सा नाम है ना, एक सिस्टम रखा हुआ है बस, एक छोटा सा आपका, उसको हमने बोल दिया, बस नेट कनेक्टेड ज़रूरी होता है उसमें आपका, कि आपको ये न्यूज़ सुननी है कि आज की करंट न्यूज़ क्या है, तो आपको अपने आप न्यूज़ मिल जाएगी। तो उसको पढ़िए आराम से, अगर नई चीज़ देखिए। तो आजकल बहुत सारे सिस्टम अपग्रेड हो गए हैं, मतलब हम अपने आप, हमें कुछ करना ना पड़े, खाली बैठने को मिल जाए कि हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपका, और हमने कहा, डिवाइस का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको सर्च कर लीजिएगा आराम से। है, दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको मैं, जैसे पंखों का ऐड आप देखे हो, पंखे आपके आ रहे हैं, हाँ, कि स्लो हो जाओ, स्लो हो जाएगा, ऑन हो जाएगा आपके बैठ बोलते ही, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्विच ऑन ऑफ नहीं करने हैं, अब आप बैठे बैठे रिमोट के द्वारा या अपनी वॉइस कमांड के द्वारा उन सिस्टम को चालू बंद कर सकते हो। तो वहाँ तो हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया, लेकिन
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ हमें क्या करती है, टेक्निकल लॉसेस को बढ़ावा देती है। फिर नो रिडक्शन इन एलटी लाइंस, जो आपकी लो टेंशन लाइंस होती हैं उसमें कोई रिडक्शन, जितनी पुराने में एलेक्सा, कीर्ति ने नाम दिया, एलेक्सा कहते हैं उसे, हाँ एलेक्सा आपकी डिवाइस है जिसको आप बैठे बैठे अपने आप ऑपरेट कर सकते हो। अब तो फ़ोन से ही पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके, मैंने भी कहा कि बहुत सारे सिस्टम आ रहे हैं अपग्रेडेशन के, जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन सिस्टम है, लेकिन अपने साथ साथ हमें बाकी आउटर स्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। आप घर में एसी में बैठे हुए हो, घर के बाहर धूल आ रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितनी आपने एसी में अच्छे से यहाँ पे आप अपने आप को सुकून दिया, जैसे ही घर से बाहर निकले तो धूल मिल रही है, आपको मिट्टी मिल रही है, तो आप भी और बीमार हो जाओगे। तो आपका आउटर एटमॉस्फेयर भी उसी कंडीशंस में होना चाहिए। अगर आप एसी में रह रहे हो तो आप घर में भी एसी लगी हुई है, कार में जा रहे हो वहाँ भी एसी लगी हुई है, फिर आपका ऑफिस में जाके भी एसी लगी हुई है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ भी एसी लगी हुई है, तब तो आपका सिस्टम बिल्कुल सही चलता रहेगा। लेकिन कभी एसी मिल रही है, कभी धूप मिल रही है, तो वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। इसलिए हमें इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी होता है, लेकिन हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होना। जो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े आपके पुराने टाइम में लगे हुए थे वही आज भी लगे हुए हैं, तो उनका स्ट्रक्चर भी आपका चेंज करना पड़ेगा कि वो कॉम्पैक्ट हो, साइज़ कम हो उनका, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो और अच्छी क्वालिटी में आपको चीज़ें मिले। तो ये सब आपके होते हैं रीजन ऑफ टेक्निकल लॉसेस। चलिए, तो अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, कॉमर्शियल लॉसेस। ये तो हमने पढ़ लिया अभी आपका टेक्निकल लॉसेस। तो टेक्निकल लॉसेस को एक बार हमने देख लिया, ठीक है, कि जो भी आपके पावर सिस्टम में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या आपका ट्रांसमिशन लाइन हो, उनकी वजह से जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो टेक्निकल लॉसेस हो रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कॉमर्शियल लॉसेस की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो इलीगल कंजम्पशन है, अवैध कंजम्पशन है, ठीक है, उसको सही ढंग से मीटर्ड या बिल्ड नहीं किया जाता है, जिससे आपका रेवेन्यू का कलेक्शन सही नहीं हो पाता है, और इन सब के कारण जो लॉसेस होते हैं वो कॉमर्शियल लॉसेस होते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में हमने दो चीज़ें पढ़ी कि एक तो टेक्निकल लॉसेस हो गए जो सिस्टम की कमी के कारण हो रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम सही नहीं है, जो उसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो सही नहीं है, उनको हमने अपग्रेड नहीं किया। लेकिन कुछ लॉसेस आपके ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर्स तक पहुंच तो गई लाइट, लेकिन उनसे बिलिंग सिस्टम सही नहीं है। उस बिलिंग सिस्टम में क्या क्या हो सकता है आपका, पहला हमारा है मीटर की रीडिंग का, दूसरा मीटरिंग सिस्टम की प्रॉब्लम होना, तीसरी थेफ्ट बाय डायरेक्ट बुकिंग, डायरेक्ट हमने सिस्टम वायर डाल दिया लाइंस पे, उसको हम यूज कर रहे हैं, और कलेक्शन एफिशिएंसी, कितनी जल्दी आप कलेक्ट कर रहे हो। इन चारों को हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं कि मीटर रीडिंग क्या होती है, मीटरिंग क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, चोरी बिजली की कैसे होती है ना, कलेक्शन एफिशिएंसी। तो बिजली चोरी के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि आपका कनेक्शन मीटर से ना होके बाहर से आ रहा हो, डायरेक्ट आ रहा हो, तो उसको डायरेक्ट हुकिंग या डायरेक्ट चोरी बोलते हैं बिजली की। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ये आपके क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर की रीडिंग। मीटर की रीडिंग का मतलब आपका है कि मीटर रीडिंग में परिवर्तन होने के कारण कॉमर्शियल लॉसेस होते हैं। जैसे आपका मीटर की रीडिंग में स्टॉप्ड मीटर, टेम्परेरीली डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर्स, है ना। मीटर की रीडिंग में क्या हुआ कि आपने उनको रोक दिया कुछ भी सिस्टम यूज करके, फिर टेम्परेरीली डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके मीटर रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, जिससे आपका पूरी की पूरी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही थी उसका बिल हमें नहीं मिल पाता है। दूसरा होता है मीटरिंग। मीटर्स को स्लो डाउन करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है,
अब तो खैर सिस्टम करते हैं कि हमने क्या किया, मीटर्स को स्लो कर दिया, स्लो डाउन करना। स्लो डाउन करने से क्या हुआ आपका कि मीटर स्लो चलेगा, तो आपको जो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगी, लेकिन जो एनर्जी मीटर में आएगी वो कम आएगी। तो लॉसेस आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं। आपने कंज्यूमर्स को सप्लाई दी 100 मेगावाट की, लेकिन मिली आपको जो बिल मिला वो 80 मेगावाट का मिला। तो 20 मेगावाट वो स्लो डाउन होने से मीटर के हमारे लॉसेस में चला गया। ये होता है आपका मीटरिंग। उसके बाद आपका आता है थेफ्ट बाय डायरेक्ट हुकिंग। ये तो नॉर्मल बहुत ही चीज़ें हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है। केबल सिस्टम लगा दिए गए हैं अलग अलग से, लेकिन फिर भी जिसको बिजली चोरी करनी है वो सॉल्यूशन पहले ही निकाल लेता है। ये हर जगह की, इंडिया की बात ही नहीं है, हर जगह ये है कि रूल्स बाद में बनते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन, ब्रेकिंग सॉल्यूशन, कैसे रूल को तोड़ना है वो पहले आ जाता है। तो डायरेक्ट हुकिंग का यूज़ करके बिजली चोरी की जा सकती है, जिसको डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट हुकिंग का यूज एग्रीकल्चर, जो आपकी कृषि खेती वगैरह होती है उनमें किया जाता है। अलग अलग, मतलब आपका जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, जो पानी का कनेक्शन होता है, जो खेतों में पानी दिया जाता है, उनका कनेक्शन के लिए अलग ट्रांसफार्मर होते हैं। तो वहाँ से डायरेक्टली लोग कनेक्ट करके बिजली को यूज़ करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। या वहाँ पे मीटर्स नहीं लगे होते हैं, जो गांव में ट्यूबवेल्स होते हैं आपके खेतों को पानी देने के लिए, वहाँ पे मीटर्स है नहीं, हालांकि कभी कभी लगना शुरू हो गया है, लेकिन मीटर्स नहीं लगे होते हैं। केवल डायरेक्ट कनेक्शन है कि आपका 1 साल में आपको इतना बिल देना है। तो वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होता है, हमें उतनी रिकवरी मिल नहीं पाती है, रिवेन्यू मिल नहीं पाता है। ठीक है, जैसे पहले गांव में ये सिस्टम था कि आपको 250 रुपये देना है 1 महीने का, कितनी बिजली यूज़ करो, मीटर नहीं लगा हुआ है, तो मीटरिंग सिस्टम नहीं है। मीटर नहीं होगा तो आपको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि कितनी आपने कंज्यूम की। कंज्यूमर्स ने, आपने तो 100 मेगावाट भेज दी, लेकिन कंज्यूमर्स ने वो 1000 मेगावाट की हुई हो, चाहे 500 मेगावाट यूज की हो, आपको बिल 100 मेगावाट का ही मिलेगा, क्योंकि उसमें केवल आपको फिक्स अमाउंट होती है, उतना ही आपका होता है। तो कनेक्शंस आपका डायरेक्ट होता है ट्यूबवेल्स वगैरह का, इसलिए आने वाले टाइम में ये चीज़ें कनेक्शंस के द्वारा, मीटर्स के द्वारा हो जाएगी कि आपका मीटर लगा हुआ है, जितनी बिजली आप यूज़ करोगे उतने का आपको बिल देना पड़ेगा, तभी हमारा रिवेन्यू अच्छा हो सकता है। अगर आपने 100 रुपये खर्च किए तो 100 रुपये हमने खर्च किए हैं तो आपको 100 रुपये लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि खर्च हमने 100 कर दिए और मिले हमें 50 भी नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बच्चों का है कि ट्रांसमिशन लाइन तो हाई वोल्टेज की होती है, उसको डायरेक्ट यूज कैसे कर सकते हैं। तो बच्चा, जो आपका ट्रांसफार्मर पहले हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ से हम डायरेक्ट हुकिंग कर सकते हैं। आपको अपने आप ही तो टच नहीं करना है। अगर आप कनेक्शंस आपने यूज कर लिया तो वहाँ से आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। और 440 वोल्ट से कनेक्शन करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है जिसे बिजली चोरी करनी है। जैसे क्या होता है कि आपको जहाँ से फीडर बने होते हैं, ठीक है, फीडर्स क्या करते हैं आपके, जहाँ से बिजली आपको मिलती है, तो वहाँ जाके आपने कांटेक्ट कर लिया कि भैया 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आपको बिजली बंद कर देनी है, तो कनेक्शन सारे बंद हो गए सप्लाई के, वहाँ से आपने फिर कनेक्शन कर लिया। ठीक है बच्चा, तो ये चीज़ें हैं। जिसको बिजली चोरी करनी है वो बहुत सारे तरीके जानता है कि हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। आपने जो गांव में आते हैं ना सही करने, बिजली वाले आते हैं, उनसे ही कनेक्शन कांटेक्ट कर लिया कि भैया तुम्हें 1000 रुपये मिलेंगे, 2 दिन के लिए सप्लाई बंद कर दो, 1 घंटे के लिए सप्लाई बंद कर दो, हमें ये कनेक्शन करना है। बस कनेक्शन कर लिया और आप बिजली चोरी आराम से कर सकते हो। हालांकि इस पर काफ़ी कंट्रोलिंग की जा रही है, बट फिर भी कुछ होते हैं ना कि जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, कितना ही पाइप में लगा के रख लो वो सीधी नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है, हमें चोरी करनी ही करनी है। हमारी समस्या यही है कि हमें चोरी करनी है, कोई कुछ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी, सबसे मेन पार्ट।
कलेक्शन एफिशिएंसी आपका सबसे मेन इसमें है। कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब आपका है कि एनर्जी मीटरिंग तथा एग्रीकल्चरल लोड्स का बिल कलेक्शन कंप्लीट न होने के कारण कलेक्शन एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मीन्स हम कलेक्शन कर ही नहीं पाते सही से। जैसे कहते हैं ना कि अभी सरकार ने इतना बिल माफ़ कर दिया, किसानों का बिल माफ़ कर दिया, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उस कंपनी में आग लग गई तो उसका बिल माफ़ हो गया। तो वो सब क्या है, लॉसेस हैं। सरकार को हालांकि मजबूरन उसको माफ़ करना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी आती है। अब इसके कॉमर्शियल लॉसेस के रीज़न क्या हैं? अभी जैसे हमने पढ़े थे टेक्निकल लॉसेस के रीजन्स, अब हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल लॉसेस के क्या रीजन्स होते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। कॉमर्शियल लॉसेस के कौन कौन से लॉसेस या कारण होते हैं। पहला है लो मीटरिंग, मीटरिंग सिस्टम सही नहीं है। फिर बिलिंग सिस्टम सही नहीं है, लो बिलिंग। कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत कम है। इल्लीगल कनेक्शन के द्वारा बिजली की चोरी होती है। जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी जवाबदेही नहीं होती, मतलब कोई उन पर कंट्रोलिंग नहीं होती। अगर कोई ऑफिसर काम सही से नहीं कर रहा है तो उसको कभी वार्निंग देती है कि तुम सही से काम करो, ये करो, वो करो, उस पर जवाबदेही नहीं होती है। करप्शन है कि हाँ, किसी भी बिजली वाले कभी कभी कनेक्शन कर लेते हैं कि भैया तुम्हारा मीटर लगा हुआ है, मीटर को मैं चेंज कर देता हूँ सेटिंग्स इसके अंदर से, और आपका मीटर इतना आएगा बिल, इतना पैसा मुझे दे देना, बाकी आप कितना यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर्स की रीडिंग ना लेना, है ना, आपके पास बिलिंग आती है वो कैसे आ रही है। सॉफ्टवेयर की एरर है। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए थे लखनऊ में, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। किसी का बिल लाखों में आ रहा है, किसी का हज़ारों में आ रहा है, जबकि वो बंदा यूज ही नहीं कर रहा बिजली। तो सॉफ्टवेयर कनेक्शन, जो सॉफ्टवेयर की एरर है। लंबे समय तक विवाद चलना, डिस्प्यूट्स हो गया कि कंज्यूमर्स और उसमें जो आपके सप्लायर्स हैं कि हम ऐसे देंगे, हम इसका इतना पैसा लेंगे, उसमें कंट्रोलिंग चल रही है कि बिजली का बिल बढ़ा दिया, आपको पहले 5 रुपये यूनिट थी, अब आपको 10 रुपये यूनिट देनी पड़ेगी। तो उसमें बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है आपका। और अपर्याप्त रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं हो पाता है। आपको अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं बिल जमा करने के, लेकिन लोग क्या करते हैं कि चलो इस बार जमा नहीं करेंगे, अगले साल जमा करेंगे, अगले साल का अगले साल कर देंगे। पर चला जिसके नाम पे मीटर है वो बंदा मर गया, तो वो पूरा आपको कनेक्ट बिलिंग जो अमाउंट थी वो ज़ीरो हो गई सारी। तो ये सब क्या है, आपके प्रॉब्लम्स हैं जिसके थ्रू हमारा मीटर सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का रेवेन्यू नहीं हो पाता है। अब अगर हम बात करें इनपुट एनर्जी कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा टिपिकल सा टॉपिक है जो आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि हम इतना पीछे क्यों हैं, हमारा सिस्टम इतना अच्छा क्यों नहीं है कि जितनी बिजली हम जनरेट कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा हमें बिलिंग अमाउंट क्यों नहीं मिल पाती है। हम ज़्यादा पैसा बढ़ा भी नहीं सकते हैं, अदरवाइज जो कंज्यूमर्स होंगे, जो आम जनता होगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि इतना बिल हम क्यों दें जब हम इतना यूज नहीं कर रहे हैं। तो इनपुट एनर्जी कैलकुलेशन हमारा कैसे होना चाहिए, ठीक है। अब एक तो है कि परियोजना क्षेत्र के सभी इनपुट और आउटपुट पॉइंट पर मीटर्स को सही ढंग से हमें इंस्टॉल करना चाहिए, ज़रूरी होता है, जिससे हम इनपुट एनर्जी को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे करना है मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज एक टाउन है, एक कस्बा है, तो उसमें क्या है, आपका E1 इनपुट एनर्जी है M1 पर। M1 कोई आपका है पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे इनपुट एनर्जी E1 है। फिर M2 पर इनपुट एनर्जी E2 है और E3 क्या है, आपका आउटपुट एनर्जी है M3 पर, ठीक है। थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको मैं। हमारे पास 3 एनर्जी हो गई, E1, E2, E3। एक इनपुट एनर्जी E1 पे आ रही है, दूसरी इनपुट एनर्जी E2 पे आ रही है, और जो हमने यूज की आउटपुट एनर्जी वो E3 पे यूज की, ठीक है।
मतलब जहाँ से कनेक्शन जा रहा है। इसको मैं दूसरे वे से समझाता हूँ आपको। हम मुरादाबाद की बात करते हैं। मुरादाबाद में एक सप्लाई काशीपुर से आ रही है, एक सप्लाई आपकी हरिद्वार से आ रही है। सपोज एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो हरिद्वार से आ रही है और काशीपुर से आ रही है। तो ज़्यादातर एनर्जी मुरादाबाद में यूज हो रही है, लेकिन उनमें से एक एनर्जी बिजनौर की तरफ जा रही है, E3 जिसको हम बोल रहे हैं। तो मुरादाबाद में कौन सी यूज हो रही है? मुरादाबाद में कितनी इनपुट एनर्जी बची? E1 प्लस E2 तो आई मुरादाबाद में, लेकिन मुरादाबाद में से E3 चली गई किसी दूसरी जगह। तो जो टोटल नेट इनपुट एनर्जी बचा आपका टाउन में, हमारे शहर में, वो कितना बचा? E1 प्लस E2 प्लस E3। ये समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक बार फिर से सोच लीजिए इसको। मतलब हमारे शहर में दो जगह से एनर्जी आ रही थी कि आप इसको यूज़ कीजिए, लेकिन एक जगह आपकी हमारे शहर से चली जा रही है, E3। तो जो एनर्जी हमें बची हमारे शहर के लिए, वो E1 प्लस E2 तो आ ही रही थी, लेकिन E3 हमने भेज दी बाहर। तो वो E3 तो माइनस हो गई उसमें से, यानी कि हमें जो नेट एनर्जी मिलेगी वो E1 प्लस E2 माइनस E3 मिलेगी। तो ये हमारा होता है इनपुट एनर्जी कैलकुलेट करने का मेथड, कि हम हर जगह मीटर्स लगाएंगे, M1 M2 M3, मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3, कि आपका इतनी एनर्जी आ रही थी, इतनी एनर्जी चली गई, तो हमारे शहर में इतनी एनर्जी बची केवल। ठीक है। अब एक होता है सेल्स कैलकुलेशन, कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेल हुई, बिक्री कितनी हुई, वो हमारा होता है सेल्स कैलकुलेशन। तो परियोजना क्षेत्र में बिल्ड एनर्जी और उसका रिवेन्यू की कैलकुलेशन कंज्यूमर्स द्वारा की गई कंज्यूम एनर्जी का जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज करके आता है। जैसे कुछ एनर्जी हमारी क्या होती है, बिल्डिंग अमाउंट में रहती है, बिल्ड एनर्जी रहती है। सेल्स में आपका बिल्ड एनर्जी मतलब आपका मीटर्स लगे हुए हैं, उससे हम एनर्जी का रेवेन्यू ले रहे हैं। जैसे हर घर में, शहर में तो स्पेशली रहता है कि हर घर में मीटर लगा होगा, गांव में भी आपके हर घर में मीटर लगा हुआ है, लेकिन अनमीटर्ड भी है। एक तो मीटर्ड एनर्जी हो गई S1, अनमीटर्ड मतलब जैसे जो आपके ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए हैं, या कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे मीटर नहीं है लेकिन फिक्स अमाउंट है कि इतनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो। वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं कि हाँ इतनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो हम उसके हिसाब से वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई बिलिंग अमाउंट की? S1 प्लस S2, चाहे वो मीटर्ड हो या अनमीटर्ड हो। हमने सेल्स कैलकुलेशन में ये कैलकुलेशन कर ली कि आपका जो नेट एनर्जी सेल हुई, बिल्ड हुई, वो चाहे मीटर्ड एनर्जी हो या अनमीटर्ड हो, चाहे मीटर्स वहाँ पे लगे हों या ना लगे हो, हमारे पास इतना अमाउंट आएगा, S1 प्लस S2 आएगा। वो हमारी होती है सेल्स कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं बिलिंग एफिशिएंसी। ठीक है, बिलिंग एफिशिएंसी क्या है आपका? हाँ, एक क्वेश्चन बच्चे का है कि सर ट्यूबवेल के लिए मीटर क्यों नहीं लगता है? तो ये आपका एक तरीके से कहीं तो सब्सिडी होती है ना, क्योंकि जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर किसानों के लिए होते हैं। किसान यूज़ करते हैं कि आपका खेती हो रही है ना, वहाँ पे हम खेती में चाहे गन्ना हो रहा हो या आपका गेहूँ हो रहा हो, धान हो रहा हो, जो भी है, वहाँ आपको सब्सिडी देनी होती है, क्योंकि उनका कलेक्शन खुद का इतना नहीं है, यानी कि उनकी आय इतनी नहीं है कि वो पूरा का पूरा सिस्टम को अच्छे से सप्लाई उसकी कर सकें या उसकी पावर को दे सकें। तो वो एक सब्सिडी के तौर पर, है ना, सब्सिडी दे दी जाती है किसानों को कि आप कुआं चलाइए, अपना ट्यूबवेल चलाइए, आपको हर महीने या एक साल में इतना पैसा देना होगा, बाकी जो पैसा बचेगा, जो भी एनर्जी बचेगी, उसका पैसा सरकार देगी। तो इसीलिए उनके पास जो है वो मीटर्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि किसान या जो खेती करने वाले होते हैं, है ना, वो इतना अमाउंट नहीं दे पाते हैं। ये आपका एक कारण होता है। ठीक है बच्चे, तो हम इसलिए मीटर्ड वैल्यू भी लेते हैं और अनमीटर्ड वैल्यू भी काउंट करते हैं।
अगर एक किसान ने एक ट्यूबवेल के द्वारा 100 मेगावाट बिजली खर्च की पूरे साल भर में, ठीक है, तो वो जितना उसको फिक्स है, चाहे वो 50 मेगावाट का हो चाहे 60 मेगावाट का हो, उतना ही पैसा देगा, 100 मेगावाट का पैसा नहीं देगा। वो फिक्स वैल्यू रहती है, एक तरीके से सब्सिडी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हर साल सरकार क्या करती है, जो भी आपका लोन होता है कृषि पे, उसको माफ़ कर देती है, ठीक है। जो आपका लॉसेस होते हैं वो गवर्नमेंट झेलती है, तो वो लॉसेस में तो काउंट होंगे, ठीक है। जो आपके लॉसेस हैं वो तो सिस्टम, चाहे वो पैसा सरकार दे रही हो, लेकिन हमें एक्चुअल में वो बिलिंग अमाउंट पूरी नहीं मिली, जिसने कंज्यूम की वो नहीं मिली। तो कंज्यूमर्स जब तक पैसा नहीं देगा पूरा, तो आपको पूरी की पूरी अमाउंट नहीं मिल पाएगी। सरकार पैसा दे रही है तो वो एक तरीके से आपका जहाँ से जनरेट हो रही है वही पैसा दे रहा है अपना। मतलब आपने क्या किया कि बेटे को बुलाया कि बेटा ये 100 रुपये तुम खर्च कर लो, तो खर्च तो बच्चे ने किए, लेकिन पैसा तो हमने दिया उसको और हम ही ने उसको खर्च करने के लिए कह दिया, तो अल्टीमेटली हमें कलेक्शन आउटपुट नहीं मिला। तो ये चीज़ आपकी है कि लॉसेस का हमें काउंट करना ज़रूरी होता है, कितनी एनर्जी हमारी लॉस में जा रही है। इनको हम जीरो तो कर नहीं सकते हैं, सब्सिडी वगैरह आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चे। तो हम बात कर लेते हैं बिलिंग एफिशिएंसी की। बिलिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि जितनी एनर्जी बिल्ड हुई, सोल्ड हुई, उसको डिवाइड कर दें टोटल इनपुट से, ये आपकी बिलिंग एफिशिएंसी आती है। तो बिलिंग एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकती है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपका पेपर 500 नंबर का था, टोटल जो आपका है पूरा सेमेस्टर, 500 में से आपके 400 नंबर आए, तो 100 नंबर आपके लॉस हो गए। 500 में से अगर आपके 400 नंबर आएंगे तो 100 नंबर आपके लॉस हो गए। यानी कि आपने 500 मेगावाट एनर्जी जनरेट की, लेकिन आपको चाहे वो मीटर्ड कनेक्शन से मिला हो, अनमीटर्ड से मिला हो, आपको 400 मेगावाट का ही पैसा मिला। जो यूनिट आपकी सोल्ड हुई, बिल्ड हुई, वो 400 मेगावाट की हुई। तो आपकी बिलिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? अगर आपके पास 500 यूनिट टोटल इनपुट था और आपको 400 यूनिट का पैसा मिला, सोल्ड हुई, बिल्ड हुई, तो बिलिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 500 आपकी टोटल इनपुट था और जो सोल्ड और बिल्ड हुई आपकी वो यूनिट 400 हुई, तो बिलिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, बिलिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.8, या परसेंटेज में अगर हम कहें तो कितना होगा? 80%। सिंपल सा है। आपके 500 में से 400 नंबर आए तो कितने परसेंट नंबर हुए? 80% नंबर हो गए आपके, 0.8 नंबर होगा। यानी कि आपने 80% टोटल वैल्यू फाइंड कर ली, तो वो आपकी बिलिंग एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी आपकी एक्चुअल में आइडियल कंडीशन में 100% होनी चाहिए, लेकिन 100% आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके टेक्निकल कॉमर्शियल लॉसेस कुछ ना कुछ तो हमेशा रहेंगे। जैसे I²R लॉसेस हैं, वो सिस्टम में रहेंगे ही रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको 100% एफिशिएंसी नहीं मिल सकती बिलिंग एफिशिएंसी। तो बिलिंग एफिशिएंसी में कौन कौन से फैक्टर्स आ गए? अब ये अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं इनके बारे में कि एक तो आपको मीटर्ड सेल कितनी हुई, जहाँ पे मीटर्स लगे हुए हैं उनकी सेलिंग कितनी हुई। दूसरा, अनमीटर्ड सेल कितनी हुई, ठीक है। और तीसरा, कितनी एनर्जी इनपुट में गई। हमने जितना इनपुट दिया उसमें से हमें कितना आउटपुट मिला, चाहे वो मीटर्ड के द्वारा मिला हो या अनमीटर्ड के द्वारा मिला हो, तो वो आपका बिलिंग एफिशिएंसी में कैलकुलेशन आती है, ठीक है। कलेक्शन एफिशिएंसी, अभी तो हमने बिलिंग एफिशिएंसी पढ़ी, अब बात करते हैं हम कलेक्शन एफिशिएंसी। तो कॉमर्शियल लॉसेस के कारण जो भी हमें बिल्ड अमाउंट रिकवर नहीं हो पाती है,
रिवेन्यू जो भी हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंस रहता है वो आपका रहता है कलेक्शन एफिशिएंसी। ये आप सब भली भांति जानते हैं कि जितना भी हमें बिल्ड अमाउंट था, पूरे एक सिस्टम का बिल्ड अमाउंट जितना भी था, उसमें से हमें कितना कलेक्ट हुआ, ठीक है। सपोज हमने बिल जो बनाया वो 1000 कस्टमर्स का बनाया, लेकिन हमें 800 कस्टमर्स का ही रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। मतलब 1000 कंज्यूमर्स में से 200 कंज्यूमर्स ने बिल जमा ही नहीं किया, तो वो आपकी होती है कलेक्शन एफिशिएंसी। फिर से आपकी ये 80% आ जाएगी। ये जनरली सबने देखा हुआ होता है कि कलेक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बिल पता नहीं कब कब 1 साल का बिल बचा हुआ है, किसी पे 2 साल का बचा हुआ है ना, फिर वो बिल माफ़ कर दिया जाता है, तो वो कलेक्शन एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं हो पाती है। तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। जितना हमारा बिल्ड अमाउंट हुआ है एटलीस्ट उसका तो रेवेन्यू में मिल जाए, लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी वो आपकी 100% नहीं हो पाती है। ये आपका सिस्टम की प्रॉब्लम कह लें या कंज्यूमर्स का इफ़ेक्ट कह लें, क्योंकि कुछ कंज्यूमर्स आपके हैं जो बिल जमा ही नहीं करते हैं। कितना बिल महीनों का बिल आ रहा है, उनका मीटर का कनेक्शन काट लो भले ही, लेकिन वो बिल तो आपका बिल्ड में चला गया ना, उसका पैसा तब भी नहीं मिला। तो वो आपका रहता है कलेक्शन एफिशिएंसी। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। लास्ट टॉपिक का आपका सेंस ये है, हमने स्टार्टिंग यहीं से किया था, टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस से। जो हमारे टोटल लॉसेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टेक्निकल लॉसेस एंड कॉमर्शियल लॉसेस। अब अगर हमें परसेंटेज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस को फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 1 माइनस बिलिंग एफिशिएंसी इंटू कलेक्शन एफिशिएंसी। और सिंपल सा है, बिलिंग एफिशिएंसी में पता है और कलेक्शन एफिशिएंसी पता है, ठीक है। कलेक्शन एफिशिएंसी आपकी हो गई कि आपका कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, 80% हुआ, 90% हुआ। और ऐसे बिलिंग एफिशिएंसी कितनी हुई, ठीक है नहीं। तो 1 में से उसको माइनस करेंगे और जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो परसेंटेज टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस में आ जाएगी, ठीक है। तो टेक्निकल लॉसेस आपके हो गए। टेक्निकल लॉस कौन कौन से हुए? लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइंस एंड ट्रांसमिशन लॉस ट्रांसफार्मर। कॉमर्शियल लॉसेस क्या होंगे? टोटल लॉस में से टेक्निकल लॉस माइनस कर दो। और टोटल लॉस क्या होते हैं हमारे? कितनी एनर्जी इनपुट हुई, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कितनी इनपुट एनर्जी थी और कितने लॉसेस उसमें से हुए, वो आपके टोटल लॉसेस बन जाते हैं। तो ये आपका एक पूरा सिस्टम था कि हमारे रेवेन्यू एंड टेक्निकल लॉसेस कौन कौन से होते हैं, एनर्जी लॉसेस कौन कौन से होते हैं, चाहे वो आपका टेक्निकल लॉस हो चाहे वो कॉमर्शियल लॉस हो, ठीक है। और उनसे हम बिलिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी को आपको अभी बताया गया कि कलेक्शन एफिशिएंसी का आपका मतलब होता है कि जितना बिलिंग हुआ, बिल्ड अमाउंट जितनी थी, ठीक है, उसमें से कितनी रेवेन्यू हुई, कितनी जमा हुई। आपने 1000 कस्टमर्स को बिल दिया, लेकिन 1000 में से आपका आधों ने ही जमा किया, 500 ने जमा किया या 600 ने जमा किया या 900 ने जमा किया, तो वो सब आपका एफिशिएंसी में काउंट होता है। ऐसी आपका बिलिंग एफिशिएंसी होता है। और आपका कि टोटल यूनिट कितनी सोल्ड हुई और इनपुट में कितनी थी। हमने 100 एनर्जी दी लेकिन 100 में से 90 ही बिल्ड हुई, जिनका पैसा जमा हुआ आपका, तो वो 10 आपकी बेकार हो गई, तो बिलिंग एफिशिएंसी 90% हो गई है। तो इस तरह से हमारा ये सारे चीज़ें होती हैं। टेक्निकल लॉसेस होते हैं,
कमर्शियल लॉसेस होते हैं, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हमारे दो प्रकार के लॉसेस थे, एक टेक्निकल लॉसेस था और दूसरा कॉमर्शियल लॉसेस था। अब टेक्निकल लॉसेस से हमारा जो भी हमारे पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो हमारे टेक्निकल लॉसेस में आ गए। जो हमारे कॉमर्शियल लॉसेस थे वो कि कितना कलेक्शन हो रहा है, मीटरिंग सिस्टम कैसा है, बिजली की चोरी के कारण जो लॉसेस आ रहे हैं, या और भी जितने सिस्टम हैं वो हमारे कॉमर्शियल लॉसेस में आ गए। कॉमर्शियल और टेक्निकल को ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल लॉसेस बन जाते हैं, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आपके होते रहते हैं। तो इनको आप नोट्स आप बना लीजिएगा अच्छे से, मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा इसकी। ठीक है बच्चों, तो अपना नोट्स बनाते रहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए आराम से। कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप उसको कभी भी अपना डिस्कस कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशेंट है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज आपका थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन किसी बच्चे का आ रहा है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चा जल्दी से क्वेश्चन टाइप कीजिए अपना। एक क्वेश्चन अभी आपका आ रहा है, एक क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। आपका चीज़ें बहुत ही ईजी हैं कि लॉसेस आपके कैसे हैं। ये सब आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिकल पावर का है, तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर कैसे जनरेट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका ये है कि सब स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस प्लेस पे पत्थर क्यों डाले गए होते हैं। तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ें आपकी हैं सब स्टेशन को सेफ रखने के लिए, कि आपका कोई भी बंदा है आपका जैसे आसपास उसके जा रहा है, वो उसके अंदर ना जाने पाए, पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे कुछ सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आपकी यूज हो रही है, अगर आप जाओगे तो आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। तो एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो वहाँ पे सब स्टेशन के आसपास चीज़ें डाल दी जाती हैं कि आपका एक सेफ़ एरिया है ना। हमने उसको अच्छा सा बना दिया कि इसके आसपास आपका खतरा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रेड क्रॉस बना दिया जाता है, डेंजर लिख दिया जाता है कि यहाँ पे खतरा है। तो या उसके आसपास को एरिया को ऐसा बना जाता है कि या तो कुछ हाइट बना दिया जाता है या एक आसपास उसके पत्थर वगैरह डाल दिए जाते हैं कि इसके अंदर आपको नहीं जाना है। तो वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए है कि कोई भी बंदा वहाँ पे जा रहा है तो उसको शॉक ना लग जाए, करंट वगैरह ना लग जाए। तो सब स्टेशन को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आपका आएगा ट्रांसमिशन TDEP का, वो आपका सब स्टेशन ही आएगा। सब स्टेशन बहुत अच्छे से समझ पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका सब स्टेशन ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम पढ़ेंगे। सब स्टेशन आपका रहेगा टॉपिक, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज थैंक यू। एनी क्वेश्चन किसी का? ओके चलिए, तो कोई अगर आपको बाकी बाद में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल अभी पूछना है आपको, आप कभी भी उसको, कभी भी आपको डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छे से सुना, ध्यान से सुना।